अच्छा ना। तो अब हम इस सेशन में ये बात शुरू कर रहे हैं कि मैं ही बता रहा था आपको कि जो सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जितने भी मैथमेटिकल ऑपरेटर्स होते हैं उन सब की कोई ना कोई प्रेसिडेंस वैल्यू होती है। और पाइथन में पावर ऑपरेटर की प्रेसिडेंस जो है वो हाईएस्ट होती है। बल्कि तकरीबन सारी ही लैंग्वेजेस में जो पावर की प्रेसिडेंस वैल्यू है वो हाईएस्ट होती है। उससे लोअर लेवल पे ये चार ऑपरेटर्स होते हैं: मल्टीप्लाई, डिवाइड, इंटीजर डिवीजन और रिमाइंडर। और उससे लोअर लेवल पे एडिशन और सब्ट्रैक्शन के ऑपरेटर्स होते हैं। अच्छा, प्रेसिडेंस वैल्यू का मतलब ये होता है कि अगर किसी ऑपरेटर में, किसी एक्सप्रेशन में ये सारे ऑपरेटर्स आ रहे हो, तो उसमें जहां भी कहीं, जहां जहां भी उसको पहले पावर ऑपरेटर नजर आएगा, सबसे पहले वो उसको इवेल्युएट करेगा। तो जब हमारी एग्जांपल थी, एग्जांपल एक्सप्रेशन थी ये वाली, इसमें पावर ऑपरेटर यहाँ आ रहा है 10 की पावर 2। तो क्या होगा, इसके इसकी जगह पर 100, 10 की पावर 2 100 होता है, तो इसकी जगह पे 100 आ जाएगा। अब जो एक्सप्रेशन पहले पहले स्टेप में ये वाला काम होगा, तो अब जो एक्सप्रेशन बच गई वो ये है: 100 डबल बैक स्लैश, यानी इंटीजर डिवीजन, 9 × 3 - 3 × 6। अब इसका तो अब जो एक्सप्रेशन, जो बैकग्राउंड में जो काम हो रहा है उसमें 10, सबसे पहला काम ये हुआ कि पावर ऑपरेटर सबसे पहले वैल्यूट हो गया और उसकी जगह पे उसकी वैल्यू आ गई। अब इसके बाद जो ऑपरेटर बचे वो है डिवीजन, एक डिवीजन और दो मल्टीप्लिकेशन। अब ये सारे, और एक माइनस भी है, लेकिन माइनस तो नेक्स्ट प्रेसिडेंस लेवल का है ना। तो ये इंटीजर डिवीजन, 9 × 3 वाला 3, और 3 × 6 वाला जो एस्टेस है, ये तीनों ऑपरेटर सेम प्रेसिडेंस लेवल के हैं। जब से सेम प्रेसिडेंस लेवल के होते हैं, तो जो लेफ्ट पे ऑपरेटर होता है वो पहले इवैल्यूएट होता है। इसका मतलब ये हुआ कि 9 डिवाइडेड बाय, अब इसके बाद जो ऑपरेटर इवैल्यूएट होगा वो ये 9 डबल स्लैश 100 डबल स्लैश 9। 100 डबल स्लैश 9 की जगह पर उसका आंसर आ जाएगा। 100 डबल स्लैश 9 का आंसर क्या होगा? 11। ये हो जाएगा 11। जो एक्सप्रेशन बची वो अब भी बचेगी 11 × 3 - 3 × 6। अब तीन ऑपरेटर्स हैं, इन तीन में से हायर हायर प्रेसिडेंस के ऑपरेटर्स हैं ये एस्टेरिस्क है जो मल्टीप्लाई करते हैं। तब पहले ये इवैल्यूएट करेंगे, लेकिन इसमें जो पहले लेफ्ट पे है वो पहले हो। तब इसका जो आंसर आएगा, इसमें 11 × 3 पहले इवैल्यूएट होगा, उसका आंसर आ जाएगा, उस जगह पे रिप्लेस हो जाएगा। इसका आंसर आएगा 33। और ये एक्सप्रेशन बच जाएगी नेक्स्ट स्टेप पे, 33 - 3 × 6। अब 3 × 6 पहले होगा, 3 × 6 18 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 33 - 80। 33 - 80। अब एक ही ऑपरेटर रह गया। अब ये वैल्यू हो गया, 33 में से 18 सब्ट्रैक्ट होंगे तो आंसर इसका 15 आएगा। तो देखें, शुरू से जब हमने एक्सप्रेशन लिखी थी उस वक्त भी 15 आया था, और मैं आपको जो स्टेप्स बताता गया, जिस जिस सीक्वेंस में ये एक्सप्रेशन इवेल्युएट होती है, उसके हिसाब से भी इसका आंसर, आखिर में भी इसका आंसर 15 ही है। तो ये होता है एग्जैक्ट ऑर्डर ऑफ इवेल्युएशन किसी भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन का। यानी बॉडमस रूल्स जो हैं वो नहीं फॉलो होते, बल्कि इसके प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अपने रूल्स हैं जो काफ़ी सिमिलर हैं, लेकिन कहीं कहीं इसमें डिसिमिलैरिटी आ सकती है। तो आपको ये याद रखना है कि हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जितने भी मैथमेटिकल ऑपरेटर्स होते हैं उनके प्रेसिडेंस लेवल्स होते हैं। एक प्रेसिडेंट लेवल के जितने ऑपरेटर्स होते हैं, अगर एक प्रेसिडेंट लेवल के एक से ज्यादा ऑपरेटर्स किसी एक्सप्रेशन में आते हैं, तो उनकी एक्सप्रेशन लेफ्ट टू राइट होती है। जो लेफ्ट मोस्ट ऑपरेटर होता है वो पहले होता है, फिर उसके बाद वाला, फिर उसके बाद वाला। जब सारे सेकंड प्रेसिडेंस लेवल के ऑपरेटर इवेल्युएट हो जाते हैं, तो फिर वो थर्ड प्रेसिडेंस लेवल पे आता है। तो मल्टीपल, एक दफा में वो एक्सप्रेशन नहीं इवेल्युएट होती, लेकिन क्योंकि ये काम इतना क्विक हो रहा होता है बैकग्राउंड में, तो हमें लगता है कि ये बस एक एक ही सिंगल स्टेप में एक्सप्रेशन इवेल्युएट, लेकिन ये सारे काम उसके पीछे इसी तरह से हो रहे होते हैं, जो मैंने आपको, जिस तरीके से मैंने आपको बताया। अच्छा, ये तो हो गई कैलकुलेशन की बात। अब बाज़ औक़ात हमें इन
कैलकुलेशंस को आगे कहीं इस्तेमाल करना होता है। मसलन मैं आपसे ये कहूँ, जब हमें किसी एक्सप्रेशन का आंसर आगे कहीं इस्तेमाल करना हो, तो फिर हम उसे किसी वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं। और वेरिएबल में स्टोर करने का वही तरीका है जो आप मैथमेटिक्स में अलजबरा में यूज करते थे, कि आपको फॉर एग्जांपल एक्स की वैल्यू 2 रखनी है तो आप लिखते थे एक्स इक्वल्स टू 2। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी अगर आपको किसी वैल्यू को किसी वेरिएबल में स्टोर करना है, तो आप इसी तरह से एक्सप्रेशन लिखेंगे। पहले वेरिएबल नेम लिखेंगे, फिर इक्वल टू साइन लिखेंगे, फिर उसके आगे वैल्यू लिखेंगे। तो किसी भी वेरिएबल में, अच्छा वेरिएबल जो है वो क्या हो सकते हैं, कोई भी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में वेरिएबल्स के लिए कुछ वेरिएबल नेम आप कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन उसके कुछ रूल्स हैं। मसलन क्या रूल्स हैं कि जो ये जो है वेरिएबल नेम हमेशा अल्फ़ाबेट से शुरू होगा। अल्फ़ाबेट से शुरू होने के बाद उसके बाद उसमें मज़ीद अल्फ़ाबेट्स भी आ सकते हैं, और उसके बाद उसमें डिजिट्स भी आ सकते हैं, और डिजिट्स और अल्फ़ाबेट्स का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। और चंद और ऑपरेटर्स होते हैं, चंद और कैरेक्टर्स होते हैं जो अलाउ होते हैं। मसलन अंडरस्कोर बहुत सारी लैंग्वेजेस में वेरिएबल नेम में अलाउ होता है। तो आप एक या एक से ज़्यादा कैरेक्टर्स का वेरिएबल नेम लिख सकते हैं, लेकिन वो उसमें से पहला कैरेक्टर लाजमी तौर पे अल्फ़ाबेट होना चाहिए, और अल्फ़ाबेट के बाद एक या एक से ज़्यादा मज़ीद अल्फ़ाबेट्स भी हो सकते हैं, एक या एक से ज़्यादा डिजिट्स भी हो सकते हैं, और इनका कोई कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। अच्छा, मैक्सिमम साइज़ क्या हो सकता है? नॉर्मली इस पुराने ज़माने की जो लैंग्वेज थी उसमें ये लिमिटेशन होती थी, 8 कैरेक्टर्स का होता था। बल्कि बहुत पुरानी लैंग्वेजेज़, जो मैं आपसे आज से 40 साल पहले की बात करूँ, 80s के ज़माने की बात करूँ, तो उस वक़्त कुछ लैंग्वेजेज़ ऐसी भी थी जिसमें वेरिएबल नेम के लिए 3 कैरेक्टर जो हैं वो अ, 3 कैरेक्टर से बड़ा वेरिएबल नेम नहीं हो सकता था। बहरहाल अब टेक्नोलॉजी की तरक्की के साथ-साथ वेरिएबल नेम का जो साइज़ है उसकी लिमिटेशन एक्सटेंड होती जा रही है, और अब नॉर्मली प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज़ में 32 कैरेक्टर्स तक के वेरिएबल जो हैं, वो अलाउ होते हैं। मैं पाइथन स्पेसिफिक नहीं बात कर रहा हूँ, मैं अभी जेनेरिक बात कर रहा हूँ, क्योंकि जो चीज़ हम आज पढ़ रहे हैं, वो पाइथन समेत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज़ में एज़ इट इज़ होती है। यानी आप में से कुछ लोग अगर ओ लेवल में जाके पाइथन के बजाय विजुअल बेसिक चूज़ करते हैं, तो विजुअल बेसिक में भी यही इसी तरह से ऑपरेटर्स होते हैं, ऑपरेटर की प्रेसिडेंस होती है, और ज़्यादातर ऑपरेटर्स भी ये होते हैं जो मैंने आपको बताया। थोड़ा-सा फ़र्क है, जैसे उसमें पावर के लिए आप विजुअल बेसिक यूज़ करते हैं, तो पाइथन में पावर के लिए डबल एस्टेरिस्क यूज़ होता है, तो इसके इक्विवेलेंट जो है विजुअल बेसिक में ये कैरेट साइन यूज़ होता है। तो मामूली चेंजेज़ हैं, लेकिन बाकी सारे रूल्स जो है ना वो वही हैं जो मैं आज आपको बता रहा हूँ। वेरिएबल नेम के भी वही रूल्स हैं, एक्सप्रेशन लिखने के भी वही रूल्स हैं, ऑपरेटर्स की प्रेसिडेंस के भी ऑपरेटर के जितने भी मैथमेटिकल ऑपरेटर हैं उनकी प्रेसिडेंस भी होती है, लेफ्ट टू राइट इवैल्यूएशन भी होती है। ये सारी चीज़ें जो मैंने अभी तक आपको बताई हैं, ये पाइथन के अलावा बाकी लैंग्वेज में भी अ, इसी तरह से ही होती है। अच्छा, तो मैं अभी लास्ट में मैंने आपको ये बताना शुरू किया था कि आप किसी भी वेरिएबल में अगर आपको कोई वैल्यू आगे किसी कैलकुलेशन में इस्तेमाल करनी है, तो आप उसे किसी वेरिएबल में स्टोर कर लें ताकि आप आगे उसको रेफर कर सकें। मसलन मैं परसेंटेज परसेंटेज कैलकुलेट करने परसेंटेज का फॉर्मूला सबको पता है कि परसेंटेज का फॉर्मूला है ऑब्टेन मार्क्स डिवाइडेड बाय मैक्सिमम मार्क्स मल्टीप्लाइड बाय 100। अच्छा, मैं ये अज्यूम ये कर रहा हूँ कि 8 तक की जो अरिथमेटिक है ना वो सबको आती है। ऑब्वियसली सब 8 क्लास पास करके ही आए होंगे ओ लेवल में। तो मेरा ख्याल है 8 क्लास तक की इतनी मैथमेटिक्स तो सबको आती है, और अगर एक फॉर्मूला दिया हुआ हो तो उसमें, और मैं आपसे कहूँ उसको थोड़ी सी ट्रांसफॉर्मेशन कर दें, तो वो भी आपके मसलन मैं आपसे ये जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया परसेंटेज का, ये फॉर्मूला जो लिखा हुआ है, इसके लिए मुझे अभी मैंने इससे पहले क्या कहा था कि 550 मार्क्स आपने गेन किए आउट ऑफ 650, तो ये परसेंटेज बने परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए 550 डिवाइड बाय 650 मल्टीप्लाई बाय 100। अच्छा, इसमें से ऑब्टेन्ड मार्क्स क्या हैं आपके लिए? 550। तो अगर मैं इसको ओ नाम के एक वेरिएबल में स्टोर कर दूं, ये स्टोर होगा। अच्छा, मैक्सिमम मार्क्स के लिए मैं एम नाम का वेरिएबल यूज कर लूं, इसमें वैल्यू डाल दूं 650। अब जो परसेंटेज का फॉर्मूला है वो किस तरह से लिखा जाएगा? ओ डिवाइडेड बाय एम मल्टीप्लाइड बाय 100। अब
ये जो फॉर्मूला है, क्योंकि ओ में एक वैल्यू ऑलरेडी असाइंड है, तो वो वैल्यू इस ओ की जगह पे इस्तेमाल हो जाएगी। इस फॉर्म में एम एक वेरिएबल है और एम में एक वैल्यू पहले से असाइंड है, लिहाजा एम की जगह पर वो वैल्यू इस्तेमाल होगी। तो किसी एक्सप्रेशन में जब भी कोई वेरिएबल इस्तेमाल होता है तो उस वेरिएबल की जगह पे वो वैल्यू इस्तेमाल होती है। तो इस एक्सप्रेशन का आंसर एट जो पहले आया था 84.61 वही आएगा, लेकिन अब ये डिस्प्ले नहीं करेगा, बल्कि इस पी नाम के वेरिएबल में स्टोर कर देगा। अब इस वेरिएबल में वैल्यू क्या है इसको देखने के लिए दो तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि हम प्रिंट लिखें और प्रिंट के आगे ब्रैकेट में उस वेरिएबल का नाम लिख दें जो हमें डिस्प्ले करना है। तो देखें पी नाम के वेरिएबल में वैल्यू 84.615 एग्जैक्टली वही वैल्यू जो पहले कैलकुलेट की थी। अच्छा अब यूं सम अब हम इसको आगे बढ़ाने के लिए थोड़ा सा हमें थोड़ा सा लॉजिकल लेवल पे भी जाना पड़ेगा। देखें, अगर मैं आपसे कहूँ कि आप फर्ज कीजिए कि कोई आप ये एंड ऑफ सीजन सेल लगी हुई है बहुत जगहों पर आजकल। तो आप कोई बाजार से कोई चीज़ परचेज करने जाते हैं, सपोज 2000 की प्राइस थी और उस पर लिखा हुआ है कि इस पे 25% डिस्काउंट है। तो बहुत सारे लोग तो इमीडिएटली कैलकुलेट कर पाएंगे कि उसको उसकी जो डिस्काउंटेड सेलिंग प्राइस है वो क्या होगी, 1500 होगी। 25, क्योंकि 2000 का 25% 500 बनता है। तो उसकी जो इसका मतलब 500 का डिस्काउंट है, तो उसकी जो डिस्काउंटेड सेलिंग प्राइस होगी वो 1500 होगी। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि परसेंटेज के फॉर्मूले को इस्तेमाल करते हुए आपको ये बताया, आप परसेंटेज पता है मुझे और मुझे ये कैलकुलेट करना है कि 2000 का 25% कितना अमाउंट बनेगा। तो जो परसेंटेज का फॉर्मूला लिखा हुआ है इसको आप ट्रांसफॉर्म कर लेंगे। ट्रांसफॉर्म करने के लिए क्या करेंगे, जो ये तो हमने मार्क्स के हिसाब से लिखा हुआ है ना, ओ जो है वो ऑब्टेन्ड मार्क्स है और एम जो है वो मैक्सिमम मार्क्स है। लेकिन अगर हम सेलिंग प्राइस और डिस्काउंटेड प्राइस की बात करें तो अब परसेंटेज का फॉर्मूला बनेगा, ओ का मतलब होगा डिस्काउंटेड सेलिंग प्राइस, ओ का मतलब होगा डिस्काउंट, और एम का मतलब होगा करंट सेलिंग प्राइस। इसको अगर मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये मुझे क्या बताएगा, ये मुझे ये बताएगा कि अगर मैं अब अगर मैं यहाँ पर लिखूंगा डिस्काउंट की जगह पर लिखूँ 1500, क्योंकि 1500 उसकी प्राइस है। करंट सेलिंग प्राइस 2000 है, करंट सेलिंग प्राइस की जगह पर मैं लिख दूँ 2000 और मल्टीप्लाइड बाई 100। तो अब पी में क्या वैल्यू आएगी, पी में आया 75, कि 1500 2000 का 75% बनता है। ठीक है, ये सिंपल, ये तो वो ये हम कोई मैथ इन डेप्थ मैथमेटिक्स की बात नहीं कर रहे, ये तो वो वाली मैथमेटिक्स है जिसकी आम बाजारों में ई कॉमर्स साइट्स पे या आप बाजार में अगर कुछ चीज़ परचेज करने जाते हैं तब भी आपको इसकी तब भी आपको ये वाली कैलकुलेशन परफॉर्म करनी पड़ती है। तो हम इन डेप्थ मैथमेटिक्स में नहीं जा रहे हैं, हम वो सिंपल अर्थमेटिक जो हमें आम परचेजेस में यूज़ करनी पड़ती है हम उसकी बात कर रहे हैं। अच्छा, मैं अब मैं थोड़ा सा जो काम करवाना है उसको एक्सप्लेन करूँ। मैं ये चाह रहा हूँ कि आपको ये कहूँ कि एक प्राइस है जिसका मैं एक किसी आइटम की प्राइस आपको बताऊं और ये बताऊं कि इस पे परसेंटेज कितने परसेंट डिस्काउंट है। तो वो ये कैलकुलेट करके बता दे कि इस ये कितना, ये डिस्काउंटेड प्राइस जो है इसकी डिस्काउंटेड प्राइस क्या होगी। अच्छा, अब ये कैलकुलेशन कैसे होगी, फर्ज कीजिए कि मैं कहता हूँ कि 2000 प्राइस है और 40% डिस्काउंट के साथ, 40% डिस्काउंट अगर कोई किस स्टोर पे 40% डिस्काउंट मिल रहा है तो उसकी ये प्राइस ये हमें कितने में मिलेगी। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम उसका डिस्काउंट कैलकुलेट करेंगे कि डिस्काउंट है कितना। डिस्काउंट कैलकुलेट कैसे होगा कि हम 40, अब फॉर्मूले को ट्रांसफॉर्म कर लें, परसेंटेज है 40, ओरिजिनल सेलिंग प्राइस है 2000
और इसको डिवाइड करेंगे 100 से, तो ये डिस्काउंट आ जाएगा कि इसका डिस्काउंट है कितना। ठीक है, अब मैंने डिस्काउंट जो है ये वेरिएबल नेम है मेरा, इसका नाम मैं डी भी रख सकता था, और मैंने पूरा डिस्काउंट लिख दिया कि मैंने कहा था ना एक या एक से ज्यादा कैरेक्टर्स हम लिख सकते हैं, तो डिस्काउंट वेरिएबल का नाम है। CISCOT। अच्छा, मेरी स्पेलिंग मिस्टेक, टाइप करने में स्पेलिंग मिस्टेक हो गई थी। बहरहाल जो भी स्पेलिंग मिस्टेक थी, अब तो उसी नाम का वेरिएबल मुझे उसी नाम को यूज करना पड़ेगा। तो अब इसका डिस्काउंट आया 800, यानी 2000 का 40% 800 होगा। तो डिस्काउंटेड सेलिंग प्राइस कैसे निकलेगी? सेलिंग प्राइस में से ये डिस्काउंट आप सब्ट्रैक्ट कर दें, तो 1200 बनेगी। ठीक है, तो मैं आपको क्या बता रहा था कि जब हमें कोई कैलकुलेशन परफॉर्म करके उस कैलकुलेशन को आगे इस्तेमाल करना हो, तो हम उसे किसी वेरिएबल में स्टोर कर लें। तो डिस्काउंट का जो फॉर्मूला बना वो ये है कि कितने परसेंट डिस्काउंट शॉपकीपर दे रहा है, मल्टीप्लाइड बाय उसकी करंट सेलिंग प्राइस क्या है, डिवाइडेड बाय 100, तो इससे आ जाएगा डिस्काउंट। और डिस्काउंटेड प्राइस कैलकुलेट करने के लिए डिस्काउंट ओरिजिनल सेलिंग प्राइस जो कि 2000 है, उसमें से डिस्काउंट सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अब यहाँ जो मैंने इससे पहले वाले स्टेप पे जो डी कैलकुलेट किया था, उस डी को 2000 में सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मेरे पास डिस्काउंटेड प्राइस आ जाएगी। तो ये, और डिस्काउंटेड प्राइस क्या है, उसको प्रिंट के जरिए डिस्काउंटेड प्राइस प्रिंट कर लीजिए, ये आगे चल रहा है। तो जब हमें कैलकुलेशन करके उस कैलकुलेशन का रिजल्ट आगे कहीं इस्तेमाल करना हो, तो हम उसे किसी वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं। और अगर हमें सिर्फ कैलकुलेशन करके एक ही सिंगल स्टेप हो, तो हमें जरूरी नहीं कि उसे किसी वेरिएबल में स्टोर किया जाए। तो अभी तक हमने दो चीजें सीखी कि एक्सप्रेशंस कैसे लिखी जाती हैं, और एक्सप्रेशन जो वेरिएबल में स्टोर कैसे करते हैं, और उन वेरिएबल्स की वैल्यूज को डिस्प्ले कैसे करते हैं। डिस्प्ले करने के लिए प्रिंट स्टेटमेंट इस्तेमाल होता है, कैलकुलेशंस के लिए ऑपरेटर इस्तेमाल होते हैं। अब हम थोड़ा सा इसकी प्रोग्रामिंग की तरफ आते हैं। अब मैं आपसे ये कहता हूँ कि अ, अब हम इसी जो जो हमने अभी कैलकुलेशन परफॉर्म की है, इसी का हम प्रोग्राम बनाते हैं। प्रोग्राम बनाने का मतलब ये है कि अभी तो मैं एक एक स्टेप यहाँ पे करते जा रहा था, और ये इसको मुझे इसका रिजल्ट शो करते जा रहा मैं अब मैंने कैलकुलेशन कर ली, एक्सपेरिमेंट कर लिए। अब मुझे पता है कि इस टास्क को परफॉर्म करने के लिए क्या स्टेप्स लेने हैं। तो अब मैं इन स्टेप्स को एक सीक्वेंस में लिख दूंगा एक फाइल में, और पाइथन से कहूंगा कि इस फाइल में जितनी इंस्ट्रक्शन लिखी हैं उन सबको एक साथ रन कर दो। तो वो सारी एक्सप्रेशंस को, जितनी मैंने उसमें इंस्ट्रक्शन लिखी उन सबको कैरी आउट करेगा, और कैरी आउट करने के बाद करने करने जो आखिरी इंस्ट्रक्शन जब एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद वो प्रोग्राम एंड हो जाएगा। तो पाइथन में प्रोग्राम लिखने के लिए फाइल पे क्लिक करते हैं, और उसके बाद न्यू फाइल पे क्लिक करते हैं। अब ये नोटपैड की तरह का एडिटर ओपन हो गया, यहाँ पे आप पाइथन कमांड्स लिख सकते हैं। अभी हमने क्या किया था कि हमने शॉपकीपर वाली डिस्काउंटेड प्राइस कैलकुलेशन का हम प्रोग्राम लिखे। अच्छा, देखें, अब इसको हम ऐसा करते हैं कि जो स्टेप्स हमने पहले लिखे थे ना, उसको उस पे भी नजर डालते रहते हैं। सबसे पहले हमने ये काम किया, सबसे पहले हमने डिस्काउंट कैलकुलेट किया था, और उसके बाद डिस्काउंटेड प्राइस कैलकुलेट की थी। ये हमने कॉपी किया और यहाँ पेस्ट कर दिया, और ये लिख दिया हमने प्रिंट की। ये स्टेटमेंट भी यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दिया। अच्छा, पहली लाइन जो है ना, इसके ऊपर मैंने एक क्रॉस एच कैरेक्टर लिखा है। ये ट्री को अगर आप शिफ्ट के साथ प्रेस करेंगे तो ये वाला साइन आ जाता है। ये पाइथन में
पाइथन प्रोग्रामिंग में रिमार्क्स के तौर पे यूज होता है। यानी अगर आप किसी लाइन से पहले, फॉर एग्जांपल अगर मैं इस लाइन से पहले रिमार्क लिख इस लाइन से पहले अगर मैं ये साइन लगा दूं तो अब ये लाइन एग्जीक्यूट नहीं हो, ये लिखी हुई जरूर मौजूद है लेकिन ये पाइथन जब इसको रन करेगा तो इसकी अ, इस लाइन को एग्जीक्यूट नहीं। ये कमेंट्स जब हमें कुछ लिखना हो, अपनी तरफ से कुछ लिखना हो, जो प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन हो, ये तो हमने अपने लिए लिखते हैं ना कि ये प्रोग्राम करता क्या है। ये डिस्काउंटेड प्राइस कैलकुलेट करता है। तो उसकी जो स्टेप्स हैं वो यहाँ पर हमने लिखे। डिस्काउंटेड सेलिंग प्राइस जो है ना, अब देखें, ये 40 क्या है, ये परसेंटेज डिस्काउंट है। अब परसेंटेज डिस्काउंट के लिए 40 भी लिखा जा सकता है, और परसेंटेज डिस्काउंट के लिए मैं परसेंटेज नाम का वेरिएबल भी लिख सकता हूँ, परसेंट नाम का वेरिएबल भी लिख सकता हूँ। वेरिएबल नेम लिखना है ना, कुछ भी लिख लें आप, उसका नाम पी रख लें, पी आर लिख दें, पी आर सी एन टी लिख दें, परसेंटेज पूरा लिख दें, कोई भी वेरिएबल नेम इस्तेमाल किया जा सकता है। तो मैं इसका नाम इस वेरिएबल का नाम रखा हूँ परसेंटेज। दिस इज जस्ट ए वेरिएबल नेम। तो अब मैं 40 बजाय 40 लिखने के इसकी जगह पर लिखूंगा परसेंटेज। जरा सा एक सेकंड के जरा सा होल्ड कीजिएगा, मैं 1 मिनट रिज्यूम करता हूँ इसको। अच्छा, आई एम सॉरी। अब मैं ये कह रहा था कि ये 2000 क्या था। ये 2000 है ओरिजिनल सेलिंग प्राइस। ओरिजिनल सेलिंग प्राइस। अच्छा, जब जब हम कोई वेरिएबल नेम लिखते हैं ना तो उसमें स्पेस अलाउ नहीं होता। ओरिजिनल और सेलिंग प्राइस के दरम्यान कहीं स्पेस नहीं आ सकती, इसलिए मुझे इसके लिए इसको अगर किसी वेरिएबल में स्टोर करना हो तो मैं कोई भी सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स लिख सकता हूँ, लेकिन उसके बीच में स्पेस नहीं आ सकती। सिर्फ अल्फाबेट्स, डिजिट्स और अंडरस्कोर अलाउ। अलबत्ता रख आप नाम उसका कोई ए बी सी डी, आप ए रख दें, बी रख दें, सी रख दें, एक्स रख दें, वाई रख दें, जेड रख दें, कुछ से कोई फर्क नहीं पड़ता। बस जो भी आप वेरिएबल का नाम रखेंगे आगे कैलकुलेशन में भी उस वेरिएबल का उस वैल्यू के लिए वही वेरिएबल नेम इस्तेमाल करेंगे। तो अब मैंने ये ओरिजिनल सेलिंग प्राइस लिख दी 2000। अब 2000 की जगह पर मैंने लिख दिया ओरिजिनल सेलिंग प्राइस। 100 तो 100 है, ये तो फॉर्मूले का पार्ट है परसेंटेज कैलकुलेट करने के, इसलिए हमने 100 को एज इट इज छोड़ दिया। ये 2000 क्या है, ये 2000 है ओरिजिनल सेलिंग प्राइस। और ये डी क्या है, डी तो हमने जो डिस्काउंट कैलकुलेट किया था उसके लिए हमने वेरिएबल नेम डी इस्तेमाल किया था, लिहाजा यहाँ पे भी हमने डी ही रहने दिया। तो डिस्काउंटेड प्राइस का अब ये जो प्रोग्राम बना है, ये डिस्काउंट, इसमें मैंने चेंजेस सिर्फ इतनी सी की हैं कि जहां मैंने वैल्यूज फिक्स की हुई थी उसकी जगह पे वेरिएबल यूज कर लिए। फर्क कोई नहीं पड़ रहा। पहले अगर मैं उसको इन इन परसेंटेज की, ये परसेंटेज वाला, ये जो लाइन लिखी है ये मैं ना इस्तेमाल करता है, इसकी जगह पर परसेंटेज की जगह पर मैं 40 लिख दूं, तब भी वही कैलकुलेशन। ओरिजिनल सेलिंग प्राइस वाला लाइन को भी रिमार्क कर दूं, ओरिजिनल सेलिंग प्राइस की जगह पे 2000 लिख दूं, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कैलकुलेशन आंसर वही आएगा। लेकिन इसकी रीजन जो है ना अभी थोड़ी देर में वाजे हो जाती है। पहले मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि प्रोग्राम कैसे लिखा जाता है। तो जो हमने पहले हम कैलकुलेशन शेल पे जाके एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं कि जो हम काम करने जा रहे हैं वो होगा कैसे। जब हम वो कर लेते हैं फिर हम उसका प्रोग्राम लिखते हैं। प्रोग्राम लिखने के लिए प्रोग्राम लिखने के लिए मैंने कुछ वैल्यूज को, जिसको हमने डायरेक्ट फॉर्मूले में लिख दिया था, हमने डायरेक्ट फॉर्मूले में अब हम नहीं लिख रहे बल्कि उसके लिए हम वेरिएबल यूज करें और फिर वेरिएबल, उन वेरिएबल्स को हमने फॉर्मूले में लिखा। अब इस प्रोग्राम को रन करने के लिए, अच्छा यहाँ पर प्रोग्राम को रन करने के लिए जरूरी है कि सेव हुआ हो। तो सबसे पहले इसको सेव करना जरूरी है। इसका कोई भी नाम रख लेते हैं, हम रख लेते हैं पाइथन समर कैंप सेशन 1, ये नाम रख दिया।
ये सेव हो गया। अब इसको रन करते हैं। रन करने के लिए रन पे क्लिक करेंगे, जरा सा मुझे इसको, रन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर रन मॉड्यूल है, इसको चूज कर, इस ऑप्शन को चूज करेंगे तो ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा, और एग्जीक्यूट होने के बाद इसका जो रिजल्ट है वो शेल पे डिस्प्ले होगा। हाँ, ये अच्छा हुआ कि मेरी टाइपिंग की जो मिस्टेक थी ना वो आपके सामने ही आ गई। आपके साथ भी ऐसा होना कोई अनहोनी बात नहीं है। टाइपिंग के दौरान ऐसे मिस्टेक्स हो जाती हैं, आपके साथ भी होगा। तो अब ये जो एरर आए ना, जब जब भी कोई एरर आएगा तो आपका आपको अपना, इसका मतलब है आपके प्रोग्राम में कोई गलती हुई है, आपने उसको सही कर। तो फिर हम क्या करते हैं, इस एरर को पढ़ने का तरीका ये होता है कि इसको आखिरी लाइन से पढ़ना शुरू करते हैं। ठीक है, आखिरी लाइन इसकी ये है, मैंने इसको जरा सा अ, बड़े फॉन्ट में इसलिए किया हुआ है ताकि जो लोग छोटी डिवाइसेस पे देखते हैं उनको भी वो उनके लिए भी रीडेबल हो। वरना ये असल में ये लाइन एक ही है जो आपको दो लाइनों पे नजर आ रही है, बड़े साइज फॉन्ट का साइज बढ़ाने की वजह से दो लाइनों पे नजर आ रही है। तो जो लास्ट लाइन है ना, यहाँ से हम इसको पढ़ना शुरू करते हैं। इसमें देखिए सब, यहाँ पर लाइन के शुरू में होता है कोलन, ये है कोलन। कोलन से पहले इसका नेम एरर जो है, ये इस एरर का ऑफिशियल नेम है, और कोलन के बाद ये इसको डिस्क्राइब करता है कि इस ऑफिशियल का इस ऑफिशियल एरर का मतलब क्या है। और साथ में वो कभी कभी सजेशन भी देता है कि क्या इसका मतलब ये है। वो कह रहा है कि नेम ओरिजिनल सेलिंग प्राइस इज नॉट डिफाइंड, डू यू मीन ओरिजिनल सेलिंग प्राइस। अच्छा, हमें बज़ाहिर तो यहाँ पे कोई भी फर्क नहीं नजर आ रहा ना, ऐसा लग रहा है कि दोनों चीजें सेम है, लेकिन अगर गौर करें तो इसकी स्पेलिंग में और इसकी स्पेलिंग में थोड़ा सा फर्क है। ओ और यहाँ से आई जो है ये मिसिंग है ओरिजिनल में, और यहाँ पर आई लिखा हुआ। तो हम जाके देखते हैं टाइपिंग में हमसे क्या मिस्टेक हुई। परसेंटेज सही है, ORIGINALSELI है, ये सही प्राइस है। यहाँ पर मिस्टेक है, ORIGIN, क्योंकि हमें तो यही वाली वैल्यू इस्तेमाल करनी थी ना। और हमने टाइप भी अपने तौर पे टाइप भी ये किया था, टाइपिंग में मिस्टेक हो गई थी, हम आई मिस हो गया था। तब एहतियातन ये देख लें कि आगे जहां हमने ओरिजिनल सेलिंग प्राइस लिखा है वहां सही है। हाँ, वहां सही। इसका मतलब है अब इसको दोबारा सेव करें, और अब इसको रन करके जो गलती थी वो सही हो गई। उम्मीद है कि अब एरर नहीं आएगा, अब इसका रिजल्ट आए। रन पे गए और रन के बाद रन मॉड्यूल किया, इसका आंसर आ गया 12। अच्छा, ये मैं ऑनलाइन क्लासेस में थोड़ा सा प्रॉब्लम मुझे ये महसूस होता है कि जब मेरे स्टूडेंट मेरे सामने बैठे होते हैं ना, तब तो मुझे अ, उनके चेहरों से, उनकी पोस्चर से पता चलता है कि उनकी बात समझ में आ रही है नहीं आ रही। यहाँ मुझे थोड़ी सी डिफिकल्टी ये होती है कि जब तक मुझे कोई फीडबैक नहीं मिलता, कोई क्वेश्चन रेज नहीं होता, कोई मुझे किसी की, जाहिर है कि आप लोग जमाई लेते हुए तो मुझे नजर आ ही नहीं सकते, तो मुझे पता चले आप लोग बोर हो रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। तो यहाँ मेरी रिक्वेस्ट ये है कि जब आप तो अ, अगर आपकी कोई बात ना समझ में आए तो बजाय आप इस इंतज़ार के कि हम इसको बाद में जाके खुद देख लेंगे, डायरेक्ट मुझे बताएं आप। क्योंकि हमारा पर्पज़ ये है कि सारे स्टूडेंट्स इसी सेशन के दौरान वो सारी चीज़ें सीख लें। जो आपके खुद करने की चीज़ें होंगी मैं आपको बताऊंगा कि ये चीज़ें आप खुद कर लें, वरना ये सारी बातें जो मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ वो आपकी समझ में आनी चाहिए। अगर नहीं आ रही तो आप मुझे हैंड रेस करेंगे तो मुझे पता चलेगा, क्योंकि मेंटल लेवल बहुत सारी क्लास का एक जैसा नहीं होता ना। तो मुझे ये पता चल जाएगा कि ओवरऑल लेवल क्या है, तो फिर मैं एवरेज लेवल के हिसाब से जो है ना क्लास को लेके चलूंगा, ना तो बहुत लो के हिसाब से लेके चलूंगा, ना बहुत हाई हाई क्यू के हिसाब से लेके चलूंगा। जो एवरेज क्लास का लेवल है उसके हिसाब से। और आज क्योंकि पहली क्लास है, मुझे पता ही नहीं, अंदाजा नहीं है कि आप लोगों का एक्सपर्टीज लेवल क्या है। मेरा मेरा अंदाजा है कि आप प्रोग्रामिंग अभी तक, मैं इस assumption के साथ शुरू किया है मैंने कि प्रोग्रामिंग किसी को कुछ भी नहीं आता। और अगर आप लोगों को पहले से आती है तो बहुत अच्छी बात है, वो आप मुझे बता दीजिएगा ताकि मैं अननेसेसरी जो मैं बेसिक्स बता रहा हूँ ना प्रोग्रामिंग के, फिर मैं, तो वो मुझे, अगर आपको पहले से जानते हैं तो फिर वो बेसिक्स बताना अननेसेसरी होगा। तो काइंडली मुझे इस पहले सेशन के बाद फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि और इस वजह से दें फीडबैक कि मुझे ये पता चले कि हमें
अच्छा, so I stand, I know a bit about variable and how to use it. ओके, चलें, एक मुझे आया, एक रिप्लाई आया। अच्छा, चलें मैं आपको मुझे बताते रहिएगा टाइम टू टाइम, मैं इसको आगे लेके चल रहा हूँ। तो अभी हमने क्या किया, ये प्रोग्राम था और इसका जो रिजल्ट है वो ये है। ये इसका रिजल्ट है और ये इसका प्रोग्राम। अच्छा ना, अब इस प्रोग्राम का जो आउटपुट है वो देखें वो क्या है। उसने सिंपली एक वैल्यू प्रिंट कर दी 1200। मैं चाहता हूँ ये प्रिंट करे कि डिस्काउंटेड सेलिंग प्राइस इज 1200, ताकि पता चले कि 1200 का मतलब क्या है। तो जो प्रिंट स्टेटमेंट है ना, अब हम इसकी थोड़ी सी डिटेल में जाते हैं। प्रिंट स्टेटमेंट में यहाँ पर एक वेरिएबल भी लिखा जा सकता है और एक से ज्यादा वेरिएबल लिखे जा सकते हैं। मतलब मैं डिस्काउंटेड प्राइस भी डिस्प्ले करना चाहता हूँ, मैं ये भी देख डिस्प्ले करना चाहता हूँ कि ओरिजिनल प्राइस क्या थी। तो ओरिजिनल प्राइस डिस्प्ले करने के लिए जो ओरिजिनल सेलिंग प्राइस का वेरिएबल नेम है वो यहाँ लिखते हैं। तब जब इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो दोनों वैल्यूज डिस्प्ले करेगा। ठीक है, 1200 आ गया और 2000 आ गया। लेकिन तो आप तो आपने क्या इसको इस स्टेप को जनरलाइज करने को किया कि प्रिंट स्टेटमेंट का बाद आपको राउंड ब्रैकेट्स का एक पेयर लिखना होता है, उसके बीच में वेरिएबल का एक नाम होता है। अगर आप वेरिएबल एक से ज्यादा वेरिएबल आपकी वैल्यूज आप प्रिंट करना चाहते हैं तो उन वेरिएबल के बीच में कॉमा डालना होगा। जैसे डीपी और एक वेरिएबल है डीपी, एक है ओरिजिनल सेलिंग प्राइस, उनके बीच में हमने डाला है कॉमा। तो कॉमा जब डालते हैं तो वो बीच में एक स्पेस के साथ वो वैल्यू डिस्प्ले कर देता है। अच्छा, अब आप जितने वेरिएबल फॉर एग्जांपल आप ये कहें कि ओरिजिनल सेलिंग प्राइस ये थी और इस पे डिस्काउंट जो है वो ये इस पे डिस्काउंट बना और ये इसकी डिस्काउंटेड प्राइस है। आप चाहें तो तीनों वैल्यूज डिस्प्ले करते हैं। आप रन करेंगे तो 2000 ओरिजिनल सेलिंग प्राइस, 800 उस पर डिस्काउंट है और 2000 उसकी, 1200 उसकी और डिस्काउंटेड सेलिंग प्राइस हो गई। और ये आया कैसे, ओरिजिनल सेलिंग प्राइस माइनस, अब मैं माइनस को एज इट इज डिस्प्ले करना, जो चीज मुझे एज इट इज डिस्प्ले करनी होती है वो फ्रंट के ब्रैकेट्स के बीच में इन्वर्टेड कॉमास में इनक्लोज कर देते हैं। तो मैं लिखना चाह रहा हूँ ओरिजिनल सेलिंग प्राइस माइनस, फिर डिस्काउंटेड सेलिंग प्राइस आए, फिर उसके बाद इक्वल टू का साइन आए। तो अब मैं यहाँ पर इक्वल टू का साइन भी मैंने इन्वर्टेड कॉमास के बीच में लिख दिया। ठीक है, तो अब क्या हो गया, प्रिंट स्टेटमेंट के बीच में क्या क्या चीजें आ रही हैं। पहले ओरिजिनल सेलिंग प्राइस, फिर उसके बाद अगली ये एक चीज प्रिंट होगी। इसके बाद क्या होगा, कॉमा आया, कॉमे के बाद मैं दूसरी चीज लिखूँ। अब दूसरी चीज मैंने क्या लिखी है, इक्वल टू साइन, लेकिन इसको इन्वर्ट कॉमर्स में इनक्लोज कर, जो चीज इन्वर्टेड कॉमर्स में इनक्लोज कर दी जाती है वो एज इट इज प्रिंट हो जाती है, भले वेरिएबल नेम, वो वेरिएबल नेम ही प्रिंट हो जाएगा, वेरिएबल की वैल्यू नहीं प्रिंट होगी। अच्छा, फिर एक ये कॉमा आया, कॉमे के बाद ये अगली चीज आ गई जो प्रिंट होगी, फिर कॉमा आया, फिर उसके बाद उससे अगली चीज आ गई जो प्रिंट होगी, फिर कॉमा आया, फिर उससे अगली चीज आ गई जो प्रिंट होगी। अब ये प्रिंट कैसे करेगा, 2000 माइनस 800 इज इक्वल्स टू 1200, ये इस तरह से प्रिंट करेगा। अच्छा, अब देखें, मैं अब मैं इसको यूं करूं, डिस्काउंट अब प्रिंट स्टेटमेंट को मैं थोड़ा सा मॉडिफाई करता हूँ। प्रिंट स्टेटमेंट को मॉडिफाई यूं कर रहा हूँ कि मैं ये लिखूंगा प्रिंट डिस्काउंटेड सेलिंग प्राइस इज, और इसके आगे डिस्काउंटेड सेलिंग प्राइस। डिस्काउंटेड सेलिंग प्राइस के लिए वेरिएबल नेम कौन सा था मेरे पास, डीपी। अब मैं इसको रन करूंगा तो डिस्काउंटेड सेलिंग प्राइस, क्योंकि मैंने इन्वर्टेड कॉमास में लिखा है, ये एज इट इज प्रिंट हुआ और उसके आगे वो वैल्यू प्रिंट हो गई। तो प्रिंट स्टेटमेंट के अभी आपने क्या सीखा कि प्रिंट, जब आपने कोई वैल्यू किसी वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करनी है तो प्रिंट स्टेटमेंट इस्तेमाल करते हैं।
प्रिंट स्टेटमेंट के आगे राउंड ब्रैकेट का एक पेयर होता है, उसके बीच में आप एक वेरिएबल नेम लिखते हैं तो उस वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट हो जाती है। एक ज़्यादा वेरिएबल लिख देते हैं, लिखना एक वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करना चाहें तो उसके बीच में कॉमा लगाना होता है। और अगर आप कोई चीज़ डबल कोट्स में सिंगल कोट या डबल कोट में एनक्लोज कर दें तो वो चीज़ एज इट इज प्रिंट हो जाती है। अच्छा, अभी मिसाल के तौर पे ये डिस्काउंटेड सेलिंग प्राइस तो एज इट इज प्रिंट हुआ था, डीपी जो है इन्वर्टेड कॉमर्स में नहीं था, तो डीपी की जगह पे उसने ये अज्यूम किया कि डीपी जो है वो वेरिएबल नेम है और इस जगह पर उसकी वैल्यू प्रिंट कर दी 1200, जो कि 1200 है। लेकिन अगर मैं डीपी को भी इन्वर्टेड कॉमर्स में इनक्लोज कर दूं फिर उसको रन करूं तब डीपी की वैल्यू नहीं प्रिंट होगी बल्कि डीपी एज इट इज प्रिंट हो जाएगा। हालांकि डीपी की वैल्यू कैलकुलेट हुई भी है लेकिन ये एज इट इज प्रिंट हो गया। तो याद रखें, वेरिएबल नेम कभी भी इन्वर्टेड कॉमर्स में आप इनक्लोज नहीं करें। जो चीज़ आपको एज इट इज प्रिंट करनी है सिर्फ वो चीज़ इन्वर्टेड कॉमर्स में इनक्लोज होती है। और हम वेरिएबल नेम और लिटरल, इसको कहते हैं लिटरल्स, तो हम वेरिएबल्स और लिटरल एज इट इज वेरिएबल और लिटरल्स का कॉम्बिनेशन भी प्रिंट स्टेटमेंट में लिख सकते हैं। अच्छा अदनान, अच्छा साहब, सेव द प्रोग्राम बट इन द शेल देयर इज नथिंग टू बी शोन। आप अपना प्रोग्राम यहाँ जरा मैसेज पे टाइप कर दीजिए या कॉपी पेस्ट कर दीजिए। हो सकता है आपने प्रिंट स्टेटमेंट ना लिखा हो, मे बी। अदनान आप, ओके ओके, गुड गुड। अच्छा, अब हमारे पास इस सेशन का थोड़ा सा टाइम बाकी है, लेकिन हम ये अभी हमारा जो कमिटमेंट है वो 3 to 5 का है ना, तो 5 अभी नहीं हुए। तो जैसे ही ये सेशन एंड होगा ना तो आप इसी लिंक को दोबारा ज्वाइन कर लीजिएगा, तो हम तीसरा सेशन फिर हम इसी के साथ शुरू कर देंगे जिसमें आपको कुछ चीज़ें जो मैंने अभी यहाँ पर चेंजेस की हैं, वेरिएबल ने मैंने ये वैल्यूज जैसे यहाँ पे 40 और 2000 डायरेक्ट क्यों नहीं यूज़ किया, वेरिएबल में क्यों असाइन किया है, इसकी रीजंस दूंगा और इसको हम थोड़ा सा और आगे लेके चलेंगे। तो आज का हमारा टारगेट है कि हम बिल्कुल बेसिक लेवल की प्रोग्रामिंग जो है ना वो आज से ही शुरू कर सकें। सारे लोग बिगनर लेवल की प्रोग्रामिंग जो है ना वो पाइथन में वो आज से शुरू कर सकें। तो इन इन द मीन टाइम तो क्वेश्चन तो कर लीजिए क्योंकि टाइम इतना थोड़ा सा बाकी है, 1 आध मिनट के बाकी है कि मैं अभी कोई नई चीज़ नहीं शुरू करना चाह रहा। अलबत्ता ये बता दूं आपको कि ये जो वेरिएबल नेम्स इस्तेमाल किए हैं ये तो फिक्स हो गए, इस प्रोग्राम में फिक्स हो गए ना। अब अगर फर्ज कीजिए कि आप ये देखना चाहते हैं कि कोई और चीज़ आप खरीदना चाहते हैं, उसकी प्राइस सपोज 30,000 है, उस पर 5% डिस्काउंट है या 4.5% डिस्काउंट है, तो वो उसकी डिस्काउंटेड सेलिंग प्राइस क्या होगी, उस जो शॉपकीपर बता रहा है वो सही बता रहा है कि नहीं बता रहा। तो उसके लिए आपको अभी अगर आप इस प्रोग्राम को रन करते हैं तो आपको यहाँ जाके ओरिजिनल ये जो ओरिजिनल सेलिंग प्राइस की 2,000 के बजाय उसकी जगह पे 30,000 लिखना होगा और परसेंटेज में 40 के बजाय